तीनों गरीब परिवार के छुटवैये अपराधी थे, तो तीनों के पास 6-7 लाख की महंगी पिस्टल, विदेशी पिस्टल कहां से आई? तुर्की में बनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिगाना और गिरसान जो भारत में प्रतिबंधित है, इन शूटर्स को किसने मुहैया कराए? इन तीनों को पैसे और संसाधन किसने मुहैया कराए? तीनों शूटर्स का हैंडलर कौन है? हैंडलर मैं बोल रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने लोगों को इस बात पर यकीन है कि 22 साल के लवलेश तिवारी, 23 साल के सनी सिंह और 18 साल के अरुण मौर्य ने अतीक अहमद और अशरफ को सिर्फ नाम कमाने के लिए गोलियों से भून दिया? आप में से कितने लोगों को लगता है कि अपने अपने इलाके के इन छुटभैया बदमाशों ने यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस हिरासत में सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि ये तीनों खुद माफिया बनना चाहते थे? आने वाले दिनों में यूपी में बड़े जराइम पेशा वाले माफिया बदमाश के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद तीनों शूटर्स ने पुलिस को तो यही बताया है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ने भी यह मान लिया है और तीनों का बयान दर्ज करके उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुरक्षा कारणों से तीनों शूटर्स को आज प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। अखबारों में पुलिस के हवाले से छपी खबरें देखकर शायद आप में से कुछ लोग हत्या की इस वजह पर यकीन भी कर लें, लेकिन हम जैसे तमाम लोगों को लगता है कि मामला कुछ और है। आज के अखबारों में इन तीनों शूटर्स के बारे में काफी कुछ छपा है, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं जो यूपी पुलिस को देना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, यूपी के डीजीपी को देना चाहिए। वो सवाल जिनका जवाब जानना इस हत्याकांड की तह तक जाने के लिए जरूरी है। 3 शूटर्स और उनके हैंडलर्स के बारे में उठे वो सवाल जो चैनलों से गायब हैं। अतीक अहमद के खौफ के साम्राज्य के बारे में कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इन 3 शूटर्स और इनके हैंडलर्स, इनके आका, जिनके इशारे पर इन तीनों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनके बारे में उठने वाले सवाल गायब हैं। यूपी पुलिस की भूमिका और सुस्ती पर कोई चैनल योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछ रहा है, जबकि पुलिस हिरासत में हत्या के लिए सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। इस बीच 3 शूटर्स में से एक लवलेश तिवारी के बारे में बहुत सी जानकारियां उसके फेसबुक प्रोफाइल के हवाले से आ रही है। पता चल रहा है कि फेसबुक पर लवलेश तिवारी अपना नाम महाराज लवलेश तिवारी लिखता था। यह शूटर कट्टरता की बातें किया करता था, वैसी ही बातें जैसी मोदी योगी के दौर में हजारों लाखों बेरोजगार युवा किया करते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश आते हैं, फेसबुक पर अनाप शनाप लिखते हैं, कट्टरता और नफरत की बातें। बीजेपी नेताओं की सभाओं में जाया करता था लवलेश, बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करता था। उसके फेसबुक पेज पर, फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट ऐसा भी है जिसमें लिखा है, नशा लग गया है हिंदुत्व का, अब हम शराबी हैं, जो जय श्री राम न बोले उसके खून में खराबी है। इसी से अंदाजा लगाइए किस सोच का था लवलेश। लवलेश के परिवार से बीजेपी नेताओं के रिश्ते की बानगी तब मिली जब यूपी के एक बीजेपी विधायक ने ट्वीट करके कहा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं, लवलेश से उसका कोई वास्ता नहीं है, मीडिया तंग ना करे। जबकि यही बीजेपी विधायक बुलडोजर चलवाने की धमकी देने के लिए विवादों में रहे। कातिल जब लवलेश तिवारी निकला, कत्ल जब अतीक और अशरफ का हुआ, तो परिवार से सहानुभूति हिलोरे मारने लगी। खैर, मैं हमेशा मानता हूं कि किसी के गुनाह की सजा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। अपराधी अगर कोई है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन यूपी में हो क्या रहा है आप सब जानते हैं। खैर, सवालों पर आने से पहले एक बार इन तीनों के बारे में जान लीजिए, और उसके बाद कई वो सवाल जो सवाल और जिन सवालों के जवाब अगर मिल गए तो पर्दा उठ जाएगा कि इन कातिलों के पीछे कौन और इन कातिलों का मकसद क्या था। लेकिन पहले जरा इन कातिलों के बारे में जान लीजिए। लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य। लवलेश तिवारी
बांदा का रहने वाला है, नशे का आदी है। नवभारत टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं, अपराध में शामिल रहा है, कई बार जेल जा चुका, अपराध की दुनिया में नाम करना चाहता था। अतीक पर गोलीबारी में, हालांकि इसे भी कुछ गोली लगी या कुछ लगा है, क्योंकि इसके हाथ पर खून के निशान थे और वैसी तस्वीरें सोशल मीडिया में। प्रयागराज में इसका इलाज चल रहा था, अब बहरहाल अब इसे शिफ्ट किया गया है। मोहित उर्फ सनी हमीरपुर का रहने वाला है, काफ़ी दिनों से घर में इसका आना जाना नहीं था। लूट और हत्या की कोशिश का इसका इतिहास रहा है। 17 मामले कहा जा रहा है इस पर दर्ज है, छोटे मोटे मामले, और हिस्ट्री शीट भी इसकी खुली थी। 2016 में पहला केस दर्ज हुआ था और एनडीपीएस एक्ट में भी पकड़ा गया। अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है, माता पिता की पहले मौत हो गई है। 2 भाई दिल्ली में रहते हैं, कारोबार करते हैं, काफ़ी साल पहले गाँव छोड़ दिया, गाँव वालों को नहीं पता कि क्या करता है। अतीक और अशरफ का सफाया करने वाले जो 3 लोग थे उसमें से एक ये भी था। तो ये मोटे तौर पर तीनों की कहानी है। ये भी कहा जा रहा है कि सनी जो है सुंदर भाटी गैंग का शूटर रहा है और लवलेश नशे का आदी था और छोटे मोटे काम करता था, काम मतलब जराइम पेशा। ये मोटे तौर पर जानकारी मिली है। तीनों के परिवारों की माली हालत बहुत खराब थी। एक के पिता ड्राइवर है, एक के पिता मामूली किसान है, कहा जा रहा है कुछ छोटा मोटा दुकान भी लगाते हैं। एक के माता पिता की बचपन में वो मौत हो गई थी। किसी की ऐसी आर्थिक हालत नहीं थी कि अपने दम पर पिस्तौल हासिल करे, वो भी वो पिस्तौल जिसकी कीमत 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। अब वो ज़रूरी सवाल जिसके जवाब का हम सबको इंतज़ार है, और जवाब तभी मिल सकता है जब यूपी पुलिस मुकम्मल जांच करे। हालांकि अब जांच के लिए एसआईटी नियुक्त की जा चुकी है और एसआईटी को जिम्मेदारी दी जा चुकी है, लेकिन यह जांच तभी मुकम्मल होगी जब योगी जी चाहेंगे। न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए। उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब भी मिलेगा, लेकिन सवाल क्या है, सिलसिलेवार सुनिए। तीनों गरीब परिवार के छुटवैये अपराधी थे, तो तीनों के पास 6-7 लाख की महंगी पिस्टल, विदेशी पिस्टल कहां से आई? तुर्की में बनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिगाना और गिरसान जो भारत में प्रतिबंधित है, इन शूटर्स को किसने मुहैया कराया? इन तीनों शूटर्स का क्या किसी गैंग से रिश्ता था? बांदा का लवलेश तिवारी, हमीरपुर का मोहित उर्फ सनी और कासगंज का अरुण मौर्य, आपस में ये तीनों कहां मिले, कैसे मिले, कैसे संपर्क हुआ? एक हमीरपुर का, दूसरा कासगंज का, तीसरा बांदा का। अगर आप यूपी के नक्शे पर दूरी देखें तो बांदा और हमीरपुर कासगंज की दूरी 300-400 किलोमीटर है। यूपी के अलग अलग जिले के रहने वाले 3 अपराधियों ने एक साथ मिलकर अतीक और अशरफ को पुलिस हिरासत में मौत के घाट उतारने का जिम्मा क्यों लिया, किससे लिया? खबर यह भी है कि कासगंज का रहने वाला अरुण मौर्य अपने चाचा के साथ पानीपत में रहता था। अगर यह बात भी सही है तो वो सनी सिंह और लवलेश तिवारी के संपर्क में कैसे आया? अमर उजाला में पुलिस के हवाले से एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। या आज पहले पन्ने पर अमर उजाला में यह खबर छपी है। हालांकि बाकी अखबारों में इस तरह की खबर नहीं, हर जगह कुछ अलग अलग तरह की खबरें हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और हैं तो सुपारी किसने दी, कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? इसका जवाब तो मिलना चाहिए। कहा जा रहा है तीनों 13 अप्रैल को प्रयागराज पहुंचे। दैनिक भास्कर में ग्राफिक के जरिए आज यह बताया गया है। 2 दिन तक अतीक और अशरफ की रेकी करते रहे, प्लान बनाते रहे कि कहां उनके नजदीक पहुंचकर गोली चलाई जा सकती है। फिर तीनों ने तय किया कि मीडिया वाला बनकर अतीक और अशरफ तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें अदालत से लेकर अस्पताल तक मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है, और यही तरीका तीनों ने अख्तियार भी किया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि तीनों अपने अपने इलाके से प्रयागराज कैसे पहुंचे? प्रयागराज में इनके रुकने का इंतजाम किसने किया? अगर होटल या लॉज में रुके तो ये तीनों किन लोगों के संपर्क में थे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई लोकल कांटेक्ट नहीं और उसके बाद इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी। तीनों शूटर्स आपस में किस किस नंबर से बात कर रहे थे? उन मोबाइल नंबर्स के कॉल डिटेल क्या कहते हैं? क्या पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली जो आमतौर पर होता है? कितने मोबाइल का इस्तेमाल ये शूटर्स बीते 15, 20, 25 दिनों से कर रहे थे उमेश पाल की हत्या के बाद?
आज की तारीख में पुलिस आसानी से कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पता लगा सकती है कि ये तीनों बीते 15-20 दिनों के दौरान कहां कहां थे, इनकी लोकेशन क्या थी। और बार बार मैं कह रहा हूं कि पुलिस की जांच उस दिशा में अब तक जाती हुई नहीं दिखी है जितनी कहानियां अतीक की आ रही है। इस दौरान किन किन लोगों से शूटर संपर्क में रहे, इन तीनों को पैसे और संसाधन किसने मुहैया कराए, तीनों शूटर्स का हैंडलर कौन है, हैंडलर मैं बोल रहा हूं, किसके कहने पर तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या की, कोई तो था या नहीं था तो यह पता चलना चाहिए। खबरों में कहा जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने कहा है कि हम अतीक और अशरफ का सफाया करके प्रदेश में नाम बनाना चाहते थे, माफिया बनना चाहते थे। एफआईआर के पन्ने में यही दर्ज है, तीनों का बयान पुलिस के हवाले से। क्या इन शूटर्स के ऐसे बयान पर यकीन किया जा सकता है कि इनका मकसद अतीक और अशरफ को मारकर अपने नाम का खौफ पैदा करना था? पुलिस ने इनके बयानों की सच्चाई की पड़ताल किए बिना इन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों भेज दिया, या पुलिस ने अपनी पड़ताल पूरी कर ली? आमतौर पर पुलिस ऐसे संगीन मामलों में अपराधी को लेकर उसके बयानों से मिलान करने के लिए कई जगहों पर ले जाती है, पूछताछ करती है, तमाम सवालों का जवाब तलाशती है, कहां से हथियार मिला, कहां से लेके आया, कहां ठहरा। लेकिन क्या इस मामले में यह सब हो गया? इन तीनों का कोई हैंडलर तो नहीं जिसके निर्देश पर अतीक और अशरफ का खात्मा किया गया? और क्या पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच गई? इन तीनों के लिए डमी कैमरा और डमी माइक का इस्तेमाल कैसे हुआ? कहा जा रहा है डमी कैमरा, डमी माइक। अभी आसानी से डमी कैमरा मिलता नहीं, जो वहां गिरा हुआ मिला, तो कहां से डमी कैमरा मिला? और वो डमी माइक जिस पर लोगो भी छपा हुआ था। तीनों को प्रेस के फर्जी आई कार्ड मिले तीनों के पास से, वो कहां से मिले, कहां से छपे, किसने दिए? क्या यह जांच हो गई? क्या अतीक और अशरफ के दुश्मनों ने तीनों को सुपारी दी, और दी तो दुश्मन कौन थे? क्या अतीक और अशरफ का कोई ऐसा लेन देन का मामला था जिसे दफन करने के लिए सुपारी दी गई? इस तरह की थ्योरी भी आ रही है। तो वो कौन थे? दोनों की हत्या करने के पीछे क्या कोई और मकसद था करवाने के पीछे? क्या जैसा कि कहा कि सिर्फ नाम कमाने के लिए लवलेश, सनी और अरुण ने जान जोखिम में डालकर पुलिस की मौजूदगी में 18 राउंड गोलियां चला दी? क्या उन्हें अंदाजा था कि पुलिस हिरासत में हत्या करके वो जिंदा बच जाएंगे? प्रयागराज के जिस अस्पताल में अतीक और अशरफ को इतनी रात को मेडिकल के लिए ले जाया गया, वहां ये कैसे पहुंचे? उन्हें कैसे जानकारी मिली कि अतीक और अशरफ को 10 बजे रात के बाद मेडिकल के लिए लाया जाना वाला है? करीब 10:30 बजे, 10:40 में हत्या हुई है। जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था, तो फिर मीडिया के सामने बाइट के लिए क्यों पेश किया गया, जो आमतौर पर ऐसे संगीन मामलों में नहीं होता है? आसानी से कैमरों के पास जाने दिया गया, जैसे बाइट दो। हमलावरों ने जब फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की? 18-20 पुलिस वाले तमाशबीन क्यों बने रहे? क्यों दूर दूर छिटक गए अचानक? 18 राउंड गोलियां चलाने के बाद सरेंडर सरेंडर कहकर जय श्री राम के नारे लगाने तक पुलिस एक्शन में क्यों नहीं दिखी? एक्शन मतलब काउंटर एक्शन। शूटर्स ने जब सरेंडर कर दिया तब भी पुलिस वालों के हथियार क्यों नहीं निकले? हथियार उनकी कमर में दिख रहा है जब वो पकड़ रहे हैं दो को, जब वो दो सरेंडर कर रहे हैं। हत्या से लेकर सरेंडर तक इतनी आसानी से सब कैसे हो गया? ऐसे दर्जनों सवाल हैं जिनके जवाब सरकार की तरफ से आना बाकी है। आज ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कुछ सवाल ट्विटर पर पूछे। यूपी की इस घटना पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, अतीक एंड अशरफ द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। हिंदी में इसका मतलब हुआ अतीक और अशरफ, एलिमिनेशन मतलब होता है रास्ते से हटाना या उन्मूलन या खत्म कर देना। तो जो उन्होंने अंग्रेजी में पूछा उसका हिंदी तर्जुमा है। पॉइंटर में उन्होंने लिखा है सवाल नंबर 1, चिकित्सा जांच के लिए रात 10 बजे क्वेश्चन मार्क। कोई चिकित्सा आपातकाल नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी क्वेश्चन मार्क। पीड़ितों को पैदल क्यों ले जाया गया क्वेश्चन मार्क। मीडिया के लिए सब कुछ खुला क्यों था क्वेश्चन मार्क। हत्यारे घटनास्थल पर एक दूसरे से अनजान थे क्या क्वेश्चन मार्क। 7 लाख से ऊपर के हथियार कैसे क्वेश्चन मार्क। गोली मारने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे क्वेश्चन मार्क। और तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो सवाल तो तमाम है, लेकिन ये सवाल चैनलों पर सरकार से पूछे नहीं जा रहे हैं। अतीक और अशरफ के आपराधिक इतिहास और उसके गुनाहों की फाइल पर नॉन स्टॉप कवरेज तो है, लेकिन उनके कातिलों की मंशा और पुलिस की लापरवाही पर
योगी सरकार से कोई सवाल नहीं है। सवाल इसलिए है कि ये तीनों छोटे मोटे अपराधों में जेल जा चुके थे, ऐसी कहानियां आ रही हैं। नशे के आदी थे, किसी गैंग से जुड़े थे, लेकिन जिस ढंग से तीनों ने गोलियां चलाई है उससे लग रहा है कि इन्हें एकदम शार्प शूटर की तरह इन्हें पता था कि पॉइंट ब्लैंक से चलाना है, नजदीक से चलाना है, दनादन फायरिंग करनी है और कैसे 8 गोली 5 गोली मारनी है ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना हो और उसके बाद तुरंत सरेंडर करना है। ये सब इतनी तेज गति से हुआ और उसके बाद जो ये FIR है उसमें उन्होंने जो अपना कबूलनामा है उसमें कहा भी कि पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। एक तरह से पुलिस की उन 3 शूटर्स ने तारीफ भी की है। तो इन तारीफों के साथ जो शूटर्स ने की है पुलिस के एक्शन की, लेकिन पुलिस वहां एक्शन में तो दिखी नहीं। तो इन सवालों का जवाब कब मिलेगा? न्यायिक आयोग और SIT जिसका जिक्र किया जा रहा है, चूंकि यूपी सरकार ने गठित की है, एक SIT है जिसमें प्रयागराज के कमिश्नर रमित शर्मा 3 सदस्यीय SIT गठित की है उन्होंने। इसमें प्रयागराज के ADCP क्राइम सतीश चंद्र, ACP सत्यन तिवारी, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को शामिल किया। दूसरी SIT है यूपी DGP RK विश्वकर्मा ने गठित की, जिसकी अध्यक्षता प्रयागराज के ADG भानु भास्कर करेंगे। और न्यायिक आयोग की बात हुई, गृह विभाग में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गृह विभाग में होम मिनिस्ट्री मतलब यूपी सरकार ने गठित की है, जिसमें 2 महीने के अंदर जिसे हत्याकांड की जांच रिपोर्ट सौंपनी है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोग काम करेगा। इसमें रिटायर्ड DGP सुबेश सिंह और रिटायर्ड जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को शामिल किया गया। तो ये तो अब है कि ये अब 3 तरह से जांच होगी, लेकिन अब तक जो ये सवाल है, जब वो 3 पकड़े जा चुके, जब उन तीनों ने आसानी से सरेंडर कर दिया, जब उन तीनों ने पुलिस के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कह दिया बिच गए क्या पकड़ लो, तो क्या उन्होंने पुलिस से जो थ्योरी बताई पुलिस ने उसी को मान लिया या कुछ है जिसकी पर्दादारी है? ये पता चलना अभी बाकी है। और अगर ऐसा है कि ये इतने रेडिकलाइज हो गए थे, जैसे उसमें एक तिवारी है लवलेश तिवारी जो जय श्री राम के नारे भी लगा रहा था, और वैसा फेसबुक उसकी प्रोफाइल से भी पता चलता है, उसकी तस्वीरों से पता चलता है, तो क्या ये सिर्फ रेडिकलाइज होकर कि अतीक अहमद और अशरफ को मार देंगे, माहौल यूपी में ऐसा है तो हम बच जाएंगे, या क्या होगा, या हम किसी बहुसंख्यक आबादी के लिए हीरो बन जाएंगे, डॉन बन जाएंगे? क्या सिर्फ बात इतनी है? अगर इतनी है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए, और यह खुलासा किसी बड़े अधिकारी की तरफ से 1 घंटे आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात बता देना चाहिए, ताकि चैप्टर क्लोज हो जाए कि हाँ ये हुआ। हालांकि ये भी होता है कि जब SIT और जुडिशियल कमीशन गठित होता है तो फिर जांच की जिम्मेदारी SIT और जुडिशियल कमीशन को होता है, लेकिन फिर भी एक पक्ष तो पूरी तरह से सरकार की तरफ से आना चाहिए, जो अब तक नहीं आया है। और अगर ये रेडिकलाइज होकर सिर्फ कहीं से कत्ल करने की मंशा बनाकर गए, तो भी एक सवाल बचता है कि 7-7, 6-6 लाख के पिस्टल कहां से मिले। एक खबर अभी देख रहा हूं नवभारत टाइम्स वेबसाइट पर दिखी कि इन लोगों को 10-10 लाख एडवांस दिया गया था। अब ये पुष्टि नहीं है, मुझे नहीं पता वो खबर कहां से आई, उसमें भी 2 लाइन की खबर है। तो 10-10 लाख किसने एडवांस दिए? एडवांस देने वाला कौन था? क्या अतीक, जैसे मैंने कहा कि क्या कोई लेन देन का मामला था? क्योंकि कहा जा रहा है अतीक अहमद का सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य था, कोई हजारों करोड़ बोलते हैं, कोई वो बात थी। तो ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन कोई आंख कान वाला आदमी ये कह सकता है कि 3 छुटभइये टाइप के अपराधी जो अपने अपने जिलों में छोटे मोटे मामलों में घर से दूर रहकर जराइम पेशा में हाथ आजमा रहे थे, छीना झपटी और नशे में, वो छुटभइये अपराधी इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने प्रयागराज पहुंच जाए, होटल में रहे और सब कुछ तयशुदा ढंग से वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड कर दें और किसी को कानो कान खबर ना हो, और उस पिस्टल से, जो पिस्टल बड़े बड़े गैंग के माफिया के पास ही होगा। उस पिस्टल के बारे में विस्तार से मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत क्राइम की खबरें मैं पढ़ता रहता हूं, लेकिन इस पिस्टल के बारे में पहली बार इतना डिटेल देखा। वेबली स्कॉट और बहुत सारे पिस्टल के बारे में पढ़ता रहता हूं, लेकिन यहां तुर्की का पिस्टल जिगाना, और दूसरे का नाम है गिरसान। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कुछ तो कड़ी है, जिस कड़ी तक अभी पहुंचना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं ये कहते हुए कि अतीक अहमद अपराधी था, माफिया था, 100 से ज्यादा मुकदमे थे, हत्या से लेकर अपहरण तक, और तमाम ऐसे मामले जिसमें
अतीक अहमद को गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए थी, सजा याफ्ता था, उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। अगर अदालती कार्रवाई से अतीक अहमद को फांसी भी होती तो होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस हिरासत में जिस ढंग से मारा गया है, सवाल वहां है। और उस मारे जाने के बाद जिस ढंग से कुछ नेताओं की तरफ से जश्न मनाया गया, ट्वीट किया गया, लिखा गया, सोशल मीडिया पर माहौल बनाया गया, उसमें योगी सरकार के मंत्री भी हैं, सवाल उस पर भी है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब मिलेगा जो सवाल मैंने उठाया है। नमस्कार।